अपने विषय में अनुभवी हैं उनको बुलाते हैं और डूइंग हिस्ट्री के तहत डूइंग लॉ, डूइंग पॉलिटिक्स, इस तरह के कई सारे विषयों पर बात करते हैं। ये प्रयास भी उसी एक शुरू किए गए प्रयास का हिस्सा है जिसके अंदर हम लॉ को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं और जिसमें आज के हमारे जो अतिथि हैं वो प्रोफेसर शाहरुख आलम हैं। प्रोफेसर नहीं है, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। जिसमें आज हमारे जो अतिथि हैं वो शाहरुख आलम है जो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और एक लॉयर भी हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एक इतिहासकार के लिए और एक वकील के लिए, एक एडवोकेट के लिए, लॉयर के लिए साक्ष्य बहुत आवश्यक होते हैं, एविडेंस बहुत ज़रूरी होते हैं और वो एविडेंस किस तरीके से जुटाए जाते हैं, उनको इस्तेमाल करने की प्रक्रिया क्या होती है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है, ताकि कानूनी प्रक्रियाएं किस तरीके से जारी की जाती है, किस तरीके से चलती हैं, उसको हम बेहतर तरीके से समझ सकें और आपस में जो हम लोग हैं उस पर संवाद कर सकें। इसी के तहत मैं ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए, देरी ना करते हुए आज के हमारे जो स्पीकर हैं उनको आवाज़ देना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग उनका तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत शुक्रिया। माइक्रोफोन चल पड़ा है, आप लोगों को बहुत शुक्रिया। जैसा जानते हैं आप में से कुछ लोग पिछली डूइंग हिस्ट्री के पिछली कड़ियों में आ चुके हैं, इसे आप जानते हैं। यह हिस्ट्री फॉर पीस और कम्युनिटी लाइब्रेरी का संयुक्त कार्यक्रम है और हम हर पखवाड़े मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि इतिहास, दरअसल इतिहास लिखने, इतिहास को समझने, इतिहास पर बात करने। स्पीकर नहीं आ रहा है ना, चलो आप चेयर पे बैठेंगे ना, मैं बस नहीं रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा, इतिहास करने, इतिहास पर बात करने, इतिहास को समझने का तरीका क्या होता है। खासकर पिछले 12-13 सालों से हिंदुस्तान में इतिहास खास दिलचस्पी का विषय हो गया है। हम जानना चाहते हैं कि मध्यकाल में क्या हुआ, हम जानना चाहते हैं कि 1947 के पहले क्या हुआ, हम उस शख्सियतों को समझना चाहते हैं, गतिविधियों को समझना चाहते हैं, घटनाओं को समझना चाहते हैं। लेकिन उसमें सारा झगड़ा इस बात का रहता है कि यह बात सही है और यह बात गलत है और हर व्यक्ति अपनी पसंद की सही बात चुन लेता है। ये बात मुझे पसंद आती है इसलिए बात सही है, ये बात नापसंद है इसलिए बात गलत है। जबकि बेचारे इतिहासकार सही और गलत से कहीं और किसी और दुनिया में काम कर रहे होते हैं। या आप किसी तथ्य को कैसे पहचानते हैं कि वो सही है या नहीं है और उससे जुड़े हुए कितने सवाल उसके दिमाग में आते हैं जिनसे वो जूझती है या जूझता है या जूझते हैं। हम इस पूरी श्रृंखला में यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतिहासकार कैसे किसी घटना, किसी शख्सियत को समझना चाहता है, समझता है और वह
ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं से, क्योंकि इतिहास सिर्फ ऐतिहासिक शख्सियतों की चीज़ नहीं है, बल्कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें इतिहास होता है। तो पिछली बार हमने डॉक्टर अविनाश कुमार के ज़रिए समझने की कोशिश की थी कि 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत में जो हिंदी की छापे की दुनिया थी, प्रिंट वर्ल्ड, उसमें किस तरह की ऐतिहासिक चेतना बन रही थी, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस। और हमने इस बार गुजारिश की शाहरुख आलम से, जो वकील हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता भी आप कह सकते हैं, और जो लिखती हैं और सोचती हैं इन विषयों पर, कानून से जुड़े हुए विषयों पर, संविधान से जुड़े हुए विषयों पर और मानवाधिकार से जुड़े हुए विषयों पर, कि हम कानून और इतिहास के बीच के रिश्तों को कैसे समझें। तो शाहरुख आलम, आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ पीस और कम्युनिटी लाइब्रेरी की तरफ से। तरीका यह है कि शाहरुख अपनी बात रखेंगे, उसके बाद आप सब उनसे सवाल करने के लिए स्वतंत्र। शाहरुख। यही से बोलना है। प्रोफेसर शाहरुख आलम को इतिहास के बारे में कुछ नहीं आता है, लॉ के बारे में भी कम ही आता है, but I can get by somewhat when it comes to law. But when Aparna started to speak to me about doing history, this is what I said to her, I don't know how to do history. मगर हम लोग बात कर रहे थे किसी भी कहानी की, किसी भी नैरेटिव की, हिस्ट्री हो, लॉ का कोई केस हो, किस तरह से एविडेंस लाया जाता है, किस तरह से एविडेंस ढूंढा जाता है, कौन सा एविडेंस अगर आप कोर्ट में पेश करें तो वो एक्सेप्टेबल होगा, कौन सा एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो एक ये तस्वीर है, SIR चल रहा है आजकल, पीपल आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू प्रूव सिटीजनशिप। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ की है। एक हमारे दोस्त हैं नितिन, जो जागरूक आदिवासी दलित संगठन के साथ काम करते हैं, उन्होंने तस्वीर ली थी। आप देखिए इस तस्वीर को, आप ये बताइए कि इज दिस गुड इनफ एविडेंस of this man, this old man, claiming that he is a citizen of India. अगर कोर्ट में पेश हो ये तस्वीर तो कोर्ट क्या कहेगा? ये खड़े हैं, कपड़े से लग रहे हैं कि यहीं के बाशिंदे हैं, इनके हाथ में कुछ कागज भी है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट भी है। So is this good enough evidence or not? What do you think? बताइए, अगर कोर्ट में पेश हो तो कोर्ट क्या कहेगा? शायद कोर्ट ये कहेगा कि ये तो आधार है, आधार कार्ड तो जाली होते हैं, तो ये एविडेंस नहीं है, आप सिटीजन नहीं हैं। But how does one prove citizenship? What even is citizenship? Just before we started, Mridula और हम बात कर रहे थे कि what is citizenship? It's a sense of belonging to a place, or maybe not even belonging, but out of necessity being in a place. आपका काम है वहाँ, आपका livelihood है वहाँ, या आपकी रिश्तेदारियां हैं वहाँ, आप किसी भी वजह से आप हैं कहीं। तो is that not good enough evidence if I stand up in court and I say कि भाई this is where I belong? Is that not good enough? And why is it not good enough? Why is that not good enough evidence? और मेरा ये ख्याल है कि किसी भी एविडेंस की क्वालिटी is not objective. It always only depends on what is the narrative, what is the story that we are after.
And I'll take you back. हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 326 है, और आर्टिकल 326 ये कहता है कि elections will be held on the basis of adult suffrage, right? That's the first line of Article 326. So ये नहीं कहता है कि आप citizen हैं, ये नहीं कहता है कि आप sound mind के हैं, कहता है कि adult suffrage होगा. इंडिया में if you're an adult, then you will have the right to vote and you presume you're a citizen. That's how it starts. आगे ये होता है कि you must be above 18 years of age and you must be a citizen of India. But that's the third line of Article 326. And earlier on, सबसे ज़्यादा importance इलेक्शन कमीशन देता था इस बात को कि सबको इंक्लूड कर लें. पहले राउंड में जब इलेक्ट्रल रोल्स बन रहे हैं तो जो नज़र आ रहा है उसको हम इंक्लूड कर लें. तो आप करीब 20-22 लोग यहाँ बैठे हैं. पहले ये तरीका था कि हम आप सब के पास जाएं और कहें कि आप साइन कर दीजिए, आप भी साइन कर दीजिए, आप भी साइन कर दीजिए, सबको इंक्लूड करें. और जब इलेक्ट्रल रोल बन जाए तब फिर अगर किसी ने कहा कि भाई इनको गलत कर दिया आपने, ये शायद अभी 18 साल के नहीं हुए हैं, तब फिर दोबारा उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि 18 साल के हो गए या नहीं हुए. और फिर अगर तुम कहते हो कि अभी 18 साल के हम नहीं हुए, तब शायद तुम्हारा नाम कट जाए. मगर पहले राउंड में सबका नाम आता था. That was the design of the Representation of People Act of 1950. All inclusive. And I want to show you how the Election Commission went about its work. How do I move this? The second slide. एक Form 4 है. And I've got you this Form 4 because the next one, please. It's very interesting. This Form 4 would go from the Election Commission to every household. हर घर में एक Form 4 जाता था. I don't know if you can read. हम आपके लिए पढ़ देते हैं. ये लिखा है कि to the occupant of whichever house, sir, madam, the preparation of the electoral roll in which for the constituency in which you are residing has been taken in hand. आपकी constituency में electoral roll बनने का काम शुरू हो गया है. It will greatly facilitate our work. हमें बहुत मदद मिलेगी अगर if you will kindly complete the statement below after reading it and hand it once to my assistant who will call upon you. तो इलेक्शन कमीशन हर घर में ये पुर्जा भेज रहा है कि आपकी कंस्टिट्यूएंसी में ये काम शुरू हो गया है. हमें बहुत मदद मिलेगी. आप इसकी वर्डिंग्स देखिए. हमें बहुत मदद मिलेगी. मेहरबानी करके अगर आप ये बता दें कि आपके घर में कौन कौन रहता है और हमारे यहाँ से जब BLO आए तो आप उसको ये कागज़ दे दीजिएगा. आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है, आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगा जा रहा है. आपसे कहा जा रहा है कि आप बता दीजिए कि आपके घर में कौन कौन है. हमारे यहाँ से BLO आएगा, उसको दे दीजिएगा. The reason, and then what happened was that the BLO would go to every house, and he'd sit with the house elder, और उससे पूछता था कि आपके घर में कौन है, अच्छा कितने बेटे हैं, अच्छा बेटियां कितनी हैं, बेटियों की शादी हो गई, वो चली गई, बेटा है या कॉलेज में है, नौकरी करता है. It was a very intimate conversation, and that is how the Indian state made evidence. It created evidence together with the representative of the state, the BLO, and the families. It happened at the level of the household, participative, intimate, in conversation.
this was proof of citizenship. I'm saying it to the BLO. BLO is recording it. That is proof. जिन लोगों के पास घर नहीं थे, all the homeless people, उनकी citizenship कैसे prove होती थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जहाँ रहते हैं, जिस सड़क पे रहते हैं, जिस नुक्कड़ पे रहते हैं, जिस फुटपाथ पे रहते हैं, 3 दिन रात में आप वहाँ रहिए, BLO आएगा उस फुटपाथ पे, 3 रात लगातार आएगा, आपसे पूछेगा, आप बताइएगा कि ये मेरी बीवी है, ये मेरा बेटा है, हम यहाँ मजदूरी करते हैं और हम हैं सिटीजन, और BLO नोट करेगा, that will be proof. Right? So again, evidence is being created together with the citizen, the person, and the representative of the state. जहाँ पर घर नहीं है, वहाँ पर स्टेजिंग हो रही है एक तरह से. कोर्ट मान रहा है कि हाँ घर नहीं है, फुटपाथ है, फुटपाथ को हम घर मानेंगे. State is also saying that we will stage evidence, but there is consensus on what that evidence is. We're all in it together. जो बच्चे यतीम हैं, जिन बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, जिनका सर्टिफाई करने वाला कोई नहीं है कि ये इंडियन सिटीजन हैं, इंडिया में पैदा हुए थे, कोर्ट कहता था कि doesn't matter, find an elder in your community, in your mahalla, he will say to the BLO, कि I know this person, he doesn't have parents, he doesn't have grandparents, but I know, I'm telling you that he is a citizen. लिखो इसका नाम ऐसा है. So it was all inclusive. And this is how evidence was staged. This is how evidence was created. But why do you think it was so easy to create evidence? Why do you think that all of this was treated as acceptable evidence? This was because उस वक्त moral purpose दूसरा था कोर्ट का या स्टेट का. उस वक्त moral purpose और ethical purpose ये था कि जिसको भी include कर सकें, include कर लें. Let everyone come in. Let everyone claim to be a citizen. We'll be all inclusive. Now the moral purpose has changed. अब सरकार ये कह रही है कि ये सब घुसपैठिए हैं, और अब सरकार ये कह रही है कि the story has to be different. We can't include everyone. We have to start by suspecting everyone. तो अब इस कमरे में if I were the BLO और सरकार ये कह रही है कि अब moral purpose inclusion नहीं है, अब moral purpose है ये देखना कि कौन गलत बैठा है यहाँ, कौन बाहर से आ गया है और यहाँ गलत है. Then I won't start by going to each of you and saying कि तुमको नाम जुड़वाना है, साइन करना है. That is not going to be my first question. Now my first question will be कि कागज दिखाओ, ये कागज तो नहीं चलेगा, एक और कागज दिखाओ, अच्छा ये भी नहीं चलेगा, तीसरा कागज दिखाओ. And why do I want more documents? Why is the nature of evidence changing? पहले तो आपकी बात काफी थी, तो अब आपसे X, Y, Z कागज क्यों मांग रहे हैं? वो इसलिए मांग रहे हैं कि the moral purpose has changed. The moral purpose is not inclusion anymore. The moral purpose is to make sure that anyone who's not entitled, anyone who I think does not belong, should be kicked out. तो अब जो legal case है court में, it's not based on an ethical moral platform of inclusion. It's based on an ethical moral purpose that is linked to national security. कि बाहर से लोग आ जाते हैं, घुसपैठिए आ जाते हैं, हमारे resources खा जाते हैं, तो evidence का threshold बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. So the point I'm trying to make is that how you source evidence, how you look at evidence, what you do with evidence, depends on where you want to go with your story. What is the moral purpose of your story? What is the moral imperative, the ethical plane of your story?
And I think I don't know much about history, मगर शायद हिस्ट्री लिखते वक्त भी यही होता है कि आप क्यों हिस्ट्री लिख रहे हैं, आप क्यों कोई कहानी सुना रहे हैं. Is your moral purpose to tell certain people कि मुसलमान invaders थे, देखिए आए और क्या क्या किया. If that is your moral purpose, then you tell the same story in a very different way. Then you look at certain evidence that fits your moral purpose. If your moral purpose is different, then your evidence will be different. The quality of your evidence will be very different. SIR के साथ ये हो रहा है because we are coming from a position of suspicion. हम इतने ज़्यादा शक्की होते जा रहे हैं कि कोई बेचारा जो कागज़ लेके आता है हम उड़ के कहते हैं कि नहीं ये नहीं, इससे नहीं होगा, एक और लाओ. And that is what was wrong with that first picture. कि वो आदमी खड़ा है अपना आधार कार्ड लेके, and most probably the BLO will say to him कि नहीं इससे नहीं होगा, इसके साथ कम से कम राशन कार्ड लाओ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाओ, ये लाओ, वो लाओ. So layers of evidence you need because you are becoming suspicious. That's the first story. The second story that I want to tell you is about an incident that happened recently in court. हमारे यहाँ बहुत से अंडर ट्रायल्स हैं जिन पर UAPA के एलिगेशंस हैं, सालों से जेल में हैं. कुछ का नाम आपने भी सुना होगा, तो वो हैं जेल में. उनको हफ्ते में या 10 दिन पे एक मुलाकात मिलती है. A friend or a relative can go and see them. They're also allowed phone calls to their families. बहुत से उसमें हैं जो दिल्ली के हैं ही नहीं, जो जिनकी फैमिलीज दूर कश्मीर में हैं, यूपी में हैं, बिहार में हैं, तो उनको मुलाकात तो नहीं हो सकती है फिजिकल, उनको एक फ़ोन कॉल मिलता है. तो अचानक मेरे क्लाइंट की मदर का फ़ोन आया बिहार से रोते हुए कि 3 हफ्ते से फ़ोन नहीं आया है, आप पता करिए कि क्या हो गया है. 3 हफ्ता हो गया फ़ोन नहीं आया है. तो हम लोग गए पता करने कि भाई फ़ोन क्यों नहीं कर रहा है. तो वहाँ से जवाब मिला कि नया रूल बना है हमारे यहाँ कि वी विल नॉट अलाउ टेररिस्ट्स टू कॉल देयर फैमिलीज. तो हमने कहा कि भाई अभी कन्विक्ट तो नहीं हुआ है, ये अभी तो अंडर ट्रायल है, अभी तो मुकदमा चल ही रहा है. बट वी वर टोल्ड दैट इवन अ टेरर अक्यूज्ड विल नॉट बी अलाउड टू मेक दोज मुलाकात कॉल्स. So then we said कि कहाँ है ये रूल, कहाँ से रूल बना है, रूल दिखाओ. So they showed us the rule. एक दिल्ली प्रिजन रूल्स है 2018 का, उसमें ये लिखा है कि there are some high risk prisoners and detainees, high risk prisoners, and it defines high risk prisoners. It says all fundamentalists, terrorists, Naxalites, extremists, communal fanatics, gangsters are high-risk prisoners who warrant special confinements and special responses. तो ये जवाब मिला हम लोगों को. ये बताइए कि अगर आप वकील होते और आपसे कोई कहता कि आपका क्लाइंट जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है, या तो नक्सल है, या कम्युनल फनाटिक है, या टेररिस्ट है, उसको हफ्ते में फ़ोन करने की भी इजाज़त हम नहीं देंगे. What will you do? I see a lawyer that actually. What can be the response possibly? What we said to them was, what we said to the jail authorities was कि तुम कह रहे हो कि कम्युनल फनाटिक, फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, नक्सल, टेररिस्ट, इनमें से कोई भी लीगल टर्म नहीं है. Who's a communal fanatic? Who's an extremist? Who's a terrorist even? Who's a Naxal? I mean, these are not legal terms, these are political terms.
तो आप ये कह रहे हैं कि जो आपको फैनेटिकल लगे, जो आपको एक्सट्रीमिस्ट लगे, उसको आप और कस देंगे। वो पहले ही बेचारा 6-7 साल से जेल में है, उसको आप और कस देंगे। This was the first response. We then took the matter to court and said कि भाई they're under trials, they're terror accused. Your executive, your police people are just calling them terrorists and not even letting them make phone calls to their families. Some judges respond in a different way. Some judges say that it's a matter of national security. अगर पुलिस वाले कह रहे हैं कि there is some risk in a terrorist calling home, कि पता नहीं क्या नई कंस्पिरेसी बना दे, पता नहीं क्या प्लान बना ले, then we don't want to intervene. रूल भी है उनका, साफ साफ लिखा है। तो केस डिसमिस हो गया। इत्तेफाक से ये मामला फिर उठा, किसी और के साथ उठा। We again went to court. This time it went to a different bench. And this time, the first question that the judge asked them was कि हाँ तुमने रूल तो बना लिया है, बहुत अच्छी बात है, तुमको किसने अथॉरिटी दी है ये रूल बनाने की? You show me the evidence. Where did you get this power? तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास है अथॉरिटी। दिल्ली प्रिजन एक्ट है, वो कहता है कि the jailer has the authority. So the court said कि दिखाओ, दिल्ली प्रिजन एक्ट दिखाओ। दिल्ली प्रिजन एक्ट जब हम लोगों ने देखा, या बल्कि जज साहब ने देखा, तो दिल्ली प्रिजन एक्ट में हाई रिस्क प्रिजनर कोई नहीं है, डेंजरस प्रिजनर की एक कैटेगरी है। But the interesting thing is that a dangerous prisoner is someone who is prone to violence inside jail. जो जेल के अंदर दूसरे कैदियों को परेशान करता है, जो जेल के अंदर बहुत लड़ाइयाँ करता है। और जब हमने पूरा वो देखा उसका डिजाइन, the Delhi Prison Act has nothing to do with what you did before you landed in jail. The Delhi Prison Act is all about your behavior in jail. That will determine whether you'll get mulaqat, that will determine whether you'll be able to make phone calls, that will determine whether you get parole. So even a dangerous prisoner in the Delhi Act is someone who's just badly behaved inside jail. It doesn't matter what the allegations against him are outside jail. तो जज साहब ने कहा कि आपको स्कीम जो है दिल्ली प्रिजन एक्ट की, उससे बाहर जाने का पावर किसने दिया? आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट है और टेररिस्ट है और फला है और ये है? You're not even talking about his behavior inside jail. आप रिपोर्ट बनाइए इसका बिहेवियर कैसा था जेल में। तो पता चला कि बिहेवियर वो स्टेलर, वो स्कूल में पढ़ाता था वहाँ एज अ सहायक, कार्पेट वीविंग करता था और स्पोर्ट्समैन था। और जेलर ने खुद कहा कि ही स्टेलर, आई हैव मेड हिम माय सहायक। Then the court said that, you know, it's very strange that you not let him talk to his family. And I give you this example again because it really depends on what moral purpose the judge is approaching that material with. पहले जज साहब जो थे उन्होंने कहा कि नहीं नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अगर पुलिस कह रही है कि फ़ोन नहीं करना है तो फ़ोन नहीं करना है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। दूसरे जज साहब ने ये कहा कि तुमने कैसे इसको हाई रिस्क सिक्योरिटी प्रिजनर बना दिया है, दैट्स नॉट इवन अ कैटेगरी अवेलेबल टू यू। And in any case, what is a terrorist? What is an extremist? What is a communal fanatic? ये कौन decide करेगा? So, it's two exactly similar cases, different moral purposes, different ethical planes, and a completely different handling of the same evidence. Can we move on to? Oh, this I like to show. This is David, Michelangelo's David in a museum in Florence. बहुत खूबसूरत स्टैचू है डेविड का।
But what is David doing here? आप देखिए एक कंधे पर गुलेल है, स्लिंग है, और इस हाथ में पत्थर है. And David is basically, he has a slingshot. David is the original stone pelter. And why is David celebrated? Why does Israel celebrate David, the original stone pelter? इसलिए कि कुछ कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोग ये मानते हैं that the only way to deal with evil or diabolical power is to pelt stones. That's how you deal with somebody who's more powerful than you, who's a tyrant, who's cruel. It's okay to pelt stones. कम से कम जब डेविड की बात है तो इज़राइल यही मानता है कि डेविड the original stone pelter was a hero. उनके स्टैचूज हैं, ग्लोबली बड़े म्यूजियम्स में उनके स्टैचूज हैं. We go and see them, we celebrate him for what he was. So then why are other stone pelters categorized or described as terrorists? David, when he's pelting stones or when he's hitting Goliath with a sling, is a hero because he's taking on power. When a Palestinian is doing that to the state of Israel, then he's a terrorist. And why is that? It's again the same evidence, it's again the same material, but it's a different moral purpose. जब इज़राइल को या किसी भी स्टेट को, किसी डिसेंटर को ठंडा करना होता है, काबू में लाना होता है, then you describe that person as a terrorist, which is what the Delhi prison rules were doing. They were saying that even under trials, dissenters are terrorists and they deserve extra confinement, extra punishment, all of that. But moving on and talking about law, मेरे ख्याल में लॉ का पर्पस ये है, प्राइमरी पर्पस ये है कि वो चीज़ों को मीनिंग्स देता है. It ascribes meanings to words. It organizes your cognitive abilities in particular ways. You go through the day and law will tell you that certain actions are bad and certain actions are good. Certain forms of violence are bad, illegal, but certain kinds of violence are good, they're okay. Law ये करता है, culture ये करता है, history ये करती है. So Dhurandhar, for instance, is good violence. जब धुरंधर जाता है वहाँ और तबाही मचा रहा है, that's good violence. Chhava is very good violence because Chhava is a dissenter to the imperial throne of Aurangzeb. Good violence. But law also tells you that if you're a dissenter now in present day and dissenting against the contemporary government, then that's bad violence. That's being anti-national, that's being an extremist, that's being a terrorist. So law does that. Law categorize कर देता है. कुछ चीज़ों को कहता है कि ये गलत है, कुछ चीज़ों को कहता है कि ये ठीक है, ये अच्छी है. आप अगर किसी को दिन भर बिठा दें ज़बरदस्ती और कहें कि हम जाने नहीं देंगे घर तुमको जब तक कि तुम इस बात का जवाब नहीं दोगे, you will be accused of kidnapping or abduction. मगर पुलिस अगर किसी को दिन भर बिठा दे, दिन भर क्या हफ्तों बिठा दे, महीनों बिठा दे और कहे कि जब तक जवाब नहीं दोगे, जब तक कन्फेस नहीं करोगे, जब तक रिकवरी नहीं कराओगे, बैठे रहो यहीं. That's custodial interrogation. Law says that that's very much permissible. Law says that it's needed in fact. Because otherwise, how will the police investigate the matter? So,
law does this. And just one last thing about terrorism. What does it mean to call somebody a terrorist? Or what does it mean when we say that this was an act of terror? हम ये कह रहे हैं कि terrorism जो है, it's a spectacular, generalized act of violence. बगैर सोचे समझे, generalized violence. But we are also saying that when we call something terrorism, we hollowing it out of all meaning. जब हम कहते हैं कि ये टेरर एक्ट है, ये टेररिस्ट है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के टेरर करता है, वायलेंस करता है, कोई वजह नहीं है, बदमाश है, पागल है, दीवाना है, just does violence for the sake of doing violence. और हम ये भी कहते हैं कि अगर कोई टेररिस्ट है, कोई टेरर एक्ट है, then you can't engage with that because that's just devoid of any context. It's hollow of all meanings. तो जब पॉलिटिक्स में या लॉ में, कल्चर में, फिल्मों में, when something is described as being an act of terrorism, then you're saying that now we don't have to engage with this narrative, with this conversation. You are saying that this is so outside of the world that we don't need to understand it even. And there are instances in law where the court tried to use the same evidence, use the same material to write a different story. Indira Gandhi का जब assassination हुआ था, Rajiv Gandhi का जब assassination हुआ था, Nalini was also one of the accused persons, was accused of a terror offence. And the Supreme Court at that time asked the prosecution कि हाँ ठीक है, she's assassinated the Prime Minister of India, a former Prime Minister of India, but please explain to us why you're calling it terrorism. And they gave all kinds of reasons. They said spectacular violence, political violence, this and that. But the court said that we think it was despicable. We don't understand it. We don't justify it. But we recognized that it was a political act. That she had a grievance. She had a political grievance. So how can it be an act of terrorism? It was an act of political assassination. And the court said that we will not allow you to randomly categorize such acts as terrorism. You have to give us better evidence. You have to cross a threshold before you can categorize something as terrorism. In this case, you haven't been able to do that. So they called it murder. They called it political assassination amounting to murder, which didn't change her fate. She was still convicted of murder. She was still sentenced to death, which was then later reduced. But the court said that the evidence that is being brought to us, we are operating from a moral ethical plane where we will not take your word for it. You will have to convince us that this was devoid of any meaning, devoid of any political context. And unless you can do that, it's not terrorism. We are at a very different moral plane today. We are acting with a very different moral state, moral purpose now. So anything that is brought to us, any kind of evidence or non-evidence even, is sufficient now for the court to accept it and say कि हाँ ठीक है, terror act. Everything is a terror act. आप कुछ कहते हैं किसी के बारे में तो खैर नहीं, उनके बारे में. It's a terror act. Do I still have time, Parno? You want me to? Okay. I want to again still talk about evidence to what end. What is the story that you are trying to build? What is the
narrative that you are trying to, give to the public. इसलिए कि जो भी एविडेंस होगा वो बेसिकली डिपेंड करेगा इस बात पर कि आपको क्या कहानी सुनानी है. What is your truth? And I find this particular story very interesting, and this is Bhavani Raman's work, who's a historian of a legal historian. And she talks about the company Bahadur. अंग्रेज सरकार आई, उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, and she talks about the Battle of Buxar, late 18th century, 1764. तो ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट की तरफ एक्सपैंड कर रही है. बैटल ऑफ बक्सर जीती, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी आई उसके पास, रेवेन्यू राइट्स. So it got the rights to collect revenue from these districts. Now, interestingly, the East India Company was given control of the civil courts, the revenue courts, जो दीवानी अदालत कहलाती थी. तो दीवानी अदालत में अंग्रेज थे. क्रिमिनल कोर्ट्स जो थे, जो फौजदारी अदालत कहलाती थी, उसमें अभी भी मुगलों का वो था. उसमें काजी थे, मुफ्ती थे, और पुराना मुगल लॉ उसमें चलता था, फौजदारी अदालत में, the criminal courts. Now, soon enough, there were rebellions that started happening in Bihar, Bengal, Orissa because of the collection of revenue. तो rebellions होते थे, मगर पकड़ के उनको ले जाया जाता था फौजदारी अदालत, to the criminal courts. And there the muftis would start a particular kind of inquiry. वो ये पूछते थे कि ठीक है, आपने rebellion किया, क्यों किया? Explain to us what your grievances were. And the East India Company would get very hyper and say कि ये क्या लंबी चौड़ी inquiry हो रही है? How is this even relevant कि क्यों किया? Why don't you just punish them very quickly? And the muftis would say that, but why should we? We need to first understand the reasons behind the revolt. And if they were justified, then we won't even punish. So then things started getting out of hand because the Faujdari courts were not punishing the dissenters, the revolters. आखिर में East India Company ने ये किया कि they said that, all these rebellions are law and order problems. इनसे law and order खराब होता है. This shouldn't even go to the courts. This is a domain of the collector. This is an administrative issue. इस बात को collector संभालेगा, who was their own employee. So after that, dissent became a problem of law and order. Dissent, which used to be a problem of truth and dissent and reasons for dissenting, now became an administrative issue. To be resolved by the collector at the level of law and order. तो अब जब रिवोल्ट होता था तो कलेक्टर साहब कहते थे कि तुमने बहुत गड़बड़ मचाई है. ये नहीं पूछा जाता था कि तुमको शिकायत क्या थी, क्या प्रॉब्लम था, क्या शिकायत थी, इज योर शिकायत जस्टिफाइड. अब ये कहा जाता था कि तुमने बहुत गड़बड़ मचाई है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट किया है, तुम चलो अंदर. एंड दैट इज हाउ वी स्टिल ट्रीट sedition, preventive detention, and all these host of other crimes. आप ये देखिए कि अली महमूदाबाद आज जब ऐसे लिखते हैं और उनका केस जब सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उनसे ये नहीं पूछता है कि क्या लिखा था, Did you have any basis for saying what you were saying? सुप्रीम कोर्ट ये पूछता है कि तुमको और कोई वक्त नहीं मिला था लिखने के लिए, ये सही टाइम था. So it's again about law and order. The moral purpose, the moral imperative of the inquiry is not the truth of your grievance. It's not about justice. It's about law and order. It's about not creating disorder. It's become administrative. It's not justice anymore. It's been divorced, but the truth of your claim, the truth of your dissent is divorced now from justice. It's now an administrative exigency.
आपको एक बहुत मज़े की बात बताएं, मज़े की तो खैर नहीं है, डरावनी बात है। सबरीमला वाला केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और द argument that is being advanced by the state is again an interesting one. They are saying that by allowing women into the temple, you've breached a form of faith, a form of public morality. But they're going ahead of that and they're saying that this whole idea कि constitutional morality होती है, हमारा constitution है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पैरामीटर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ एथिक्स हैं, ये सब बेकार बात है, ये सब वेस्टर्न बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कुछ नहीं होता है, पब्लिक मोरालिटी इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अगर पब्लिक मोरालिटी, अगर पब्लिक की ख्वाहिश है कि औरतें नहीं जाएं तो औरतें नहीं जाएंगी। अगर पब्लिक की ख्वाहिश है कि 377 को वापस क्रिमिनलाइज कर दिया जाए तो कर देना चाहिए। तो ये सवाल अभी कोर्ट में नहीं उठा है, मगर शायद उठ सकता है कि अगर मुसलमान पब्लिक की कुछ और ख्वाहिश है तब क्या होगा, या दलित पब्लिक की अगर कुछ और ख्वाहिश है तब क्या किया जाए। और इसका जवाब विल अगेन कम बैक टू लॉ एंड ऑर्डर। इसका जवाब ये होगा कि पब्लिक मोरालिटी इज व्हाट कॉजेज पब्लिक ऑर्डर टू बी मेंटेन्ड। अगर पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है तो उसका मतलब है कि पब्लिक मोरालिटी खराब हो रही है या पब्लिक मोरालिटी ब्रीच हो रही है। तो मुसलमानों की पब्लिक मोरालिटी ब्रीच हो जाए या दलितों की हो जाए, औरतों की हो जाए, उससे पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्चुअली कॉज एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर। सो आफ्टर ऑल दिस टाइम, late 18th century and now today, the courts are again going back to an idea of public morality that is based in public order, law and order. We are again going back to administrative exigencies. 3 or 4 small points and then I'll give it over to you. हम लोग अभी तक ये बात कर रहे थे कि evidence to what end? आखिर किस लिए evidence कलेक्ट किया जा रहा है? The second point now that I want to make is, how do you collect evidence? How do you source evidence? And this has nothing to do with the methods of a historian. But there's something very particular about how we collect evidence in India. And it has very colonial roots as well. 1864 में हमारे यहाँ एक मद्रास में एक स्कैंडल हुआ, एक बड़ा स्कैंडल हुआ, और ये पता चला कि रेवेन्यू कलेक्शन के वक्त ऑफिसर्स used torture. They used torture on people to extract revenue. And of course the British government was scandalized. It said, our officers don't do such things. At that point it instituted a torture commission. तो टॉर्चर कमीशन बना देखने के लिए कि बाकी टॉर्चर होता है कि नहीं। टॉर्चर कमीशन की एक रिपोर्ट आई 1864 की। Will you just well, the 1855 Madras torture demolitions was similar to the Abu Ghraib scandal. But the next one, please. ये मजे की बात है, टॉर्चर कमीशन की रिपोर्ट में ये लिखा है कि टॉर्चर इज ऑर्डिनरली अप्लाइड ओनली व्हेन देयर आर वेरी गुड ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द रियली गिल्टी पार्टी इज द सफरर. Indeed, it seems to be the universal opinion among the natives themselves that in criminal cases, the practice is not only necessary but right. It excites no abhorrence, no astonishment, no repugnance in their minds. तो टॉर्चर कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है हिंदुस्तानियों के बारे में कि ये और किसी चीज़ से नहीं सुधरेंगे, इनको टॉर्चर करना पड़ेगा, और हम तभी इनको टॉर्चर करते हैं जब हम जानते हैं कि ये बदमाश हैं, ये गिल्टी हैं. And they say that it's not something good, but even the natives believe that it's necessary. Now from that day to this day, the method for collecting evidence
in our police force has not changed. हमारे यहाँ आज भी जैसे ही आप FIR लिखवाएं, सबसे पहला रिएक्शन पुलिस का ये होता है कि सबको पकड़ के थाने बुलाया जाता है और थाने में पिटाई होती है, थाने में पूछताछ होती है, तफ्तीश होती है. बट custodial interrogation, which is a euphemism for beatings, is basically what our criminal investigative practice comprises. And I chanced upon this because all I do with myself at night is watch detective serials on Netflix. और एक के बाद एक देखते हैं. एक दिन ये ख्याल आया कि ये खास के the British ones, why do they go around interviewing suspects? Why don't they just arrest them like they did in Patal Lok, for instance, and beat the shit out of them and get their confessions out? What is this thing they keep going to their houses, not even calling them to the police station? तो ये क्या है? और पता ये चला कि in most jurisdictions Scotland has the highest threshold. Scotland में आप किसी को 6 घंटे से ज़्यादा जेल में नहीं रख सकते हैं unless you are ready to charge them with evidence that you have separately collected. हमारे यहाँ टेरर एक्ट्स में 180 दिन रख सकते हैं without even telling them why they are in jail. तफ्तीश जारी है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट में भी पुलिस आके कहती है तफ्तीश जारी है, पुलिस आके कहते हैं 180 दिन की तो बात है, रहने दो. So 6 hours, 180 days. We start by arresting, then investigation happens. In most other jurisdictions, you have to investigate separately, find evidence, then call them in only at the last hour to confront them with the evidence that you've collected separately. And you get 6 hours in Scotland, 24 hours in England, similar time frames. For terror offences, you get about 7 days. एक और इंटरेस्टिंग कहानी है. हमारे यहाँ जब लंदन में वो हुआ था, ट्यूब ब्लास्ट जब हुए थे, tube terror blasts, and around the same time the Bombay incident happened here. We had the Bombay attacks. So these were similar proceedings in their parliament and our parliament. Their parliament brought about a bill asking for 14 days of custody without charge with the permission of a High Court judge. And it was defeated in Westminster. They said this is a travesty. Our parliament, the government of the time, it wasn't the present government, said we want to give our investigative authorities a present. We'll give you 180 days. Do what you want. Collect the kind of evidence that you want. And it was passed. So now they can keep people for 180 days without charging them in order to gather evidence. And that has a bearing on the kind of evidence that you collect, obviously. Because if you're collecting evidence by keeping somebody in custody, beating them, torturing them, then that evidence is of a particular quality. If you're collecting your evidence independently, then that evidence, according to me, is possibly more neutral, less stained, more objective. So that's on the quality of evidence. Why should we collect evidence at all? Sorry, could you move this? Yeah. This is again, the mid-19th century was a happening century. There was the Torture Commission report, then there was this Major Sleeman, was he, or Captain Sleeman? Major Sleeman, I think he was. What was also happening alongside was that Indian criminal law was being drafted. हमारा जो Indian Penal Code है, Law of Evidence है, Criminal Procedure Code है, वो सब उसी ज़माने में ड्राफ्ट हो रहा था. और procedures बनाए जा रहे थे कि आप अगर किसी को arrest करते भी हैं, you have to produce them before a magistrate, so on and so forth.
तो मेजर स्टीमन जो थे वो थोड़ा सा पैनिक करने लगे। उनको ये लगा कि अब अभी तो बिल्कुल छूट है कि जिसको मारना है मारें, जिसको इनकाउंटर करना है इनकाउंटर करें, जिसको अरेस्ट करना है अरेस्ट करें। अगर प्रोसीजर्स बन जाएंगे तब क्या होगा? I don't want to be caught here just taking somebody to the magistrate for no reason. I want a free rein. And he came up with this whole thing about thugs. उन्होंने ये किताब लिखी about thugs, about how thugs are very, very dangerous, how they're a cult. But the whole point he was making was that there are some people, some communities who are so dangerous that they should be kept outside of procedures. That rule of law should not apply to them because they are so dangerous. So that's where he went with them. But the state of exception that was created, कि ठग्स को बराबर का वो मत दीजिए। ठग्स इतने बदमाश हैं, इतने जलील हैं, कल्टिश हैं, डोंट अप्लाई प्रोसीजर टू देम। तो फिर ये क्रिमिनल ट्राइब्स के साथ हुआ, मुसलमानों के साथ हो रहा है। मुसलमान जो हैं उनका पहले घर डिमोलिश कीजिए, पहले इनकाउंटर करिए, एविडेंस बाद में देखेंगे। But the point is that exceptionalism, that state of exception, is built into our system. It has a historical basis. The people keep changing, the communities keep changing, but the exceptionalism stays. We don't always offer the protection of due process to different communities. I could end there, or I could end with the last, the trial of Bahadur Shah Zafar. And the last question that I had for all of us was, why evidence at all? कुछ लोगों के बारे में तो पता होता है कि ये बदमाश है, घर डिमोलिश कर दो, इनकाउंटर कर दो, कम से कम हाफ इनकाउंटर कर दो। एविडेंस में तो बहुत वक्त लगता है, एविडेंस जमा होगा, फिर कोर्ट में पेशी होगी, फिर एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। उससे ज़्यादा अच्छा है कि कम से कम हाफ इनकाउंटर कर दो, विच इज़ हाउ अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि क्या ज़रूरत है, हर बात में एविडेंस की क्या ज़रूरत है। हिस्ट्री में कुछ कहानी सुना रहे हैं, आप एविडेंस मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं अकबर हारा था, पृथ्वीराज चौहान जीते थे, आप एविडेंस मांग रहे हैं। To answer that particular question, I want to go to the trial of Bahadur Shah Zafar. जब अंग्रेज फिर से दिल्ली जीते और बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया at Humayun's tomb, I think it was. Humayun's tomb में अरेस्ट किया, he was marched back to the Lal Qila, the Red Fort, और Red Fort में उनका ट्रायल हुआ था। And from all accounts, he was too old and he was too senile. He didn't even know what was happening in the trial. और दूसरी बात ये कि वो अंग्रेजी में हो रहा था, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उनके पास वकील नहीं था। तो एक पॉइंट पे किसी को ख्याल आया कि अच्छा ये जो अक्यूज्ड हैं बहादुर शाह जफर, इनको तो वकील भी नहीं दिया गया है। तो फिर अचानक हुआ कि अच्छा इनके पास वकील नहीं है, वकील अरेंज करो। At that point of time, there was a prosecution witness जिसने उनके खिलाफ गवाही दी थी। He was a prosecution witness. He'd given his testimony. He was sitting by the side. तो उससे कहा गया कि तुम्हारा काम तो अब खत्म हो गया, तुम क्यों नहीं वकील बन जाते हो इनके। So he came and acted as his defense counsel. But that's not the bit I wanted to read. There are two things from the trial that I always like to read, and I read it quick for you and then I end there. Lucky for you, I've lost that page. Sorry. जो prosecution की तरफ से वकील थे, his name was Major Harriet.
And he starts, this is his closing statement that I'm reading. He was not able to prove anything in court. He didn't even try to prove anything in court. He didn't read evidence. He made declarations. वो ये कह रहे थे कि I'm telling you, this is how it happened. And there is no need to read evidence when I'm telling you that this is how it happened. So listen to this. He says, and he's addressing the court, he says, I think, gentlemen, even one must allow that if we had no other evidence of a plot, no testimony indicative of any conspiracy, the very nature of the outbreak itself must convince us that a conspiracy must have existed. तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर एविडेंस नहीं है तो क्या हुआ? The fact that 1857 the revolt happened is conspiracy enough that is proof enough that there was a conspiracy. And the very last line, he says, I need not quote what may be the law of the land on such a point, for there is a yet higher law which must acquit him or condemn him, the law of conscience and of sense, that law which everyone who hears me can apply. It is a law that does not depend upon local constitutions, upon human institutions, or religious creed. It is a law fixed in the heart of man by his maker, and even you can't set it aside. तो ये कह रहे हैं कि जब पावर है हमारे पास, ये कह नहीं रहे हैं, ये इम्प्लाई कर रहे हैं, तो फिर एविडेंस की क्या ज़रूरत है, गवाही की क्या ज़रूरत है, प्रूफ की क्या ज़रूरत है, लॉ की क्या ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, कोर्ट की क्या ज़रूरत है? We know, my God knows, my conscience knows that he is guilty. So then I declare him to be guilty. तो ये बहुत अच्छा है, बहुत आसान तरीका है. If you're on the side of power, then whoever you don't like, we can all together declare guilty. But it is a problem if you're not on the side of power, or sometime, somewhere along the way, if you dropped by power, तब फिर आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं रह जाता है. तब फिर आपसे कहा जाएगा कि प्रूफ की क्या ज़रूरत है, एविडेंस की क्या ज़रूरत है. हमने कह दिया कि आपकी गलती है तो आपकी गलती है. Switch on the lights, तो बात हो पाएगी थोड़ी. सो सेशन के लिए शुक्रिया. हाँ, इसको भी बंद कर दें. हाँ, ब्लू लाइट से कैसे देखते हो? इसके ऊपर लाइट्स ऑफ हैं. ओके, सो थैंक यू शाहरुख सो मच. देखिए, इन सेशंस को क्यूरेट करने में ना हमारी बहुत मगजपच्ची करनी पड़ती है. हाँ, क्योंकि हम स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं जो जनरली इतिहासकार नहीं होते, और उनसे बोलते हैं कि आप हमारे मेथड के बारे में सोचिए, हमारे साथ सोचिए, और पब्लिक को के सामने भी से तो स्पेशलाइज्ड ना कोर्ट में जाके बोलते हैं, या बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में बोलते हैं, या IIC में बोलते हैं. तो ऐसी जगहों पर आकर भी जनता के सामने थोड़ा अपने आप को पेश करिए, बात करिए. फ्राइडे आफ्टरनून को बोलिए जब आधी पब्लिक सो रही है. ये आप सो रहे थे, आपने ऐसा किया. So, but thank you all for turning up also. It's really valuable. Your presence is really valuable. It encourages us to go on. कि हम इसको करते रहें, इस डूइंग हिस्ट्री सीरीज को चलाते रहें, उसमें अपना टाइम लगाते रहें. तो just a few reflections on what Shahrukh had said and some things that came to my mind, and then we'll open it up for questions, and she can answer them, I can answer them for you. So one thing that I was struck by was what you said about the moral imperative. कि जो स्टेट थी 47 में जब हम आज़ाद हुए, भारत आज़ाद हुआ, तो एक इम्पेरेटिव था कि इंक्लूड करा जाए, सबको संगठित करा जाए, सबको जोड़ा जाए. और आज शायद वो इम्पेरेटिव नहीं है, और एविडेंस के बारे में, उसको एविडेंस से जोड़. तो वन थिंग आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट एट दैट टाइम, और जो आज का भी सच है, वो था हंगर, भूख.
भूख एक इस किस्म का एविडेंस है जो उस समय इलेक्टोरल रोल बनाने में जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। कैसे कि इलेक्टोरल रोल स्थान पर आधारित थे, आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं उसके हिसाब से बन रहे थे, लेकिन उसके आधार क्या था? उसका आधार था राशन कार्ड। और ये राशनिंग शुरू हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो सब जगह सभी को राशन कार्ड दिए जाते थे, और जो रेफ्यूजीज दिल्ली में आए तो शरणार्थियों को, सो the way the state connected with people was through the ration card. So it was the state was committed to welfare, right? And that welfare was उसका एक moral imperative था कि सबको include करें, ठीक है? तो लेकिन तो I think that's the difference today कि जो शायद सरकार है या पॉलिसी मेकर्स हैं उनका पेट भरा हुआ है, और पेट जिनका भरा हुआ है उन्हीं के लिए कानून बन रहा है। और सो दैट वाज वन थॉट दैट केम टू माय माइंड कि मॉरल इम्पेरेटिव भूख से भी आता है। और जो आज भूखा है वो ये माना जा रहा है कि हमारी रोटी छीन के खाएगा। पहले था सरकार का कि हमें जो भूखा है उसका पेट भरना है, अभी है कि जो ये भूखा है ये क्योंकि काम नहीं करते ये लोग, हाँ ये लोग आलसी हैं, ये लोग है ना शादियों पे इतना खर्चा करेंगे, दारू पिएंगे पर सेव नहीं करते। हाँ कि इट्स अ बोर्जुआ मोरालिटी एट वर्क ओवर हियर दैट ये लोग नहीं है सही तो इनको पढ़ने का भी अधिकार ना दीजिए, किताब कौन पढ़ेगा, लाइब्रेरी क्यों खोल रहे, मतलब वो लॉजिक हर जगह पर अप्लाई होते हैं। तो एक तो ये ख्याल आया मुझे कि व्हाट इज़ द मॉरल इम्पेरेटिव, दूसरा मेरे दिमाग से भी फ्लोट करके चला गया। जब हम लोग बात कर रहे थे, जब आप समझाना चाह रही थी कि किस बारे में बोलना है, तो as a historian and whatever little I understood of your methods, you were coming back to the sanctity of the source and evidence. और कितना ज़रूरी है source और कितना ज़रूरी है evidence. When I went back to think about it, and this is what I want to offer today, I think evidence is molded by your moral purpose. So you'll find, I mean, the question that we have to start with is to what end? What is that moral imperative that we're doing this for? And evidence is completely molded by that. Absolutely. So अगर आप में से जो थोड़े हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं थोड़ा भी हो, तो शुरुआत में जब इतिहास लेखन शुरू हुआ 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में जब शुरू होता है, तो उसमें एक बिलीफ था कि फैक्ट जो है वो आर्काइव में है, हम आर्काइव जाएंगे, अभिलेखागार जाएंगे, वहाँ से फैक्ट लेंगे और उससे कहानी लिखी जाएगी, और कहानी ऑलरेडी कही गई है, मुझे सिर्फ उसको लिखना है, राइट? सो द फैक्ट इज आउटसाइड ऑफ अस, इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अस, and the fact comes with its own narrative. So all you have to do is to document it and put it in a nice way so that into chapters and all, and that becomes history. But history writing भी उस idea से बहुत आगे जा चुकी है, हाँ कि fact हमारे बाहर, the fact doesn't exist outside of my subjectivity. हाँ fact जो है मैं ही निर्धारित कर रही हूँ कि क्या fact है, और उसका निर्धारण हो रहा है मेरे moral imperative से। हाँ तो इसका एक अच्छा उदाहरण है E.P. टॉमसन, हाँ ब्रिटिश सोशल हिस्टोरियन हैं, पहली उन्होंने किताब लिखी मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास, हाँ जो वहाँ पे वर्किंग क्लास है उसकी कहानी। तो उसमें वो वर्किंग क्लास को बना हुआ या पूरा संगठित इस रूप में नहीं देख रहे, वो कहानी बता रहे हैं कैसे वो तैयार हुई, कैसे उसने अपने आप को बोला मैं वर्किंग क्लास हूँ। तो पहले दिन पर उसने ये नहीं बोला मैं वर्किंग क्लास हूँ, वो धीरे धीरे संगठन के द्वारा, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के द्वारा वो फिर आखिर में आके बोला कि मैं वर्किंग क्लास हूँ। लेकिन ये कहानी बताने के लिए मॉरल इम्पेरेटिव था E.P. टॉमसन का, क्योंकि E.P. टॉमसन कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाते थे, शाम के वक्त जो इवनिंग कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ाते थे, वहाँ पे जो कामगार लोग थे वो लोग आते थे शाम को क्लासेस लेते थे। एंड एट सम पॉइंट ही इवन लेफ्ट हिज जॉब, टुक लीव एंड स्टार्टेड डूइंग लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो उसकी कहानी लिखना चाहते थे, ही वॉज डूइंग राइटिंग सोशल हिस्ट्री in order to enact justice, to bring those people into history and to write it from their perspective. क्योंकि इन लोगों का इतिहास लिखा जा चुका था, but as law and order problem. Yeah, they appeared in the archive as miscreants, as criminals or people who were good for nothing. Yeah,
but to restore them as the people who moved history, made history. जैसे आज के दौर में हम लोग वीकेंड बोलते हैं ना, 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन छुट्टी करते हैं, तो ये वीकेंड कहाँ से आया है? ये आपके और मेरे जैसे लोगों की मेहनत से नहीं आया है, ये वर्किंग क्लास मूवमेंट से आया है। तो बहुत कुछ जो वहाँ से आया वो उसका फ़ायदा हम लोग उठा रहे हैं, पर उसका इतिहास लुप्त हो गया, उसका इतिहास नहीं लिखा गया। So yeah, so that what we're trying to say is that evidence, yes, so I agree with you actually there, that the old style of history writing was that the evidence is outside of us and it comes with its own narrative. But actually आपका जो narrative है, आपका जो impulse है, आपका जो moral standing है, that will determine the kind of evidence that becomes evidence, things that become evidence. पर ये कह देने के बाद भी ये नहीं कि हम कुछ भी pick कर लेते हैं. There is a method to the madness. That you can't ignore evidence that contradicts what you are saying. And also I think जिसके बारे में मैं चाहती हूँ आप और बोलें, like बहादुर शाह जफर के केस में what we saw was absence of evidence, where absence of evidence was seen as legitimate, it was seen as something proper. हाँ ये तो it's as if self natural है, अपने आप ही available है ना, कि वो है और उनको बोलने की जरूरत नहीं क्या. So this idea of the absence of evidence, what does that do for the narrative? And then do we perforce then rely on religious narratives कि भगवान गवाह है, खुदा गवाह है, मेरे पास evidence नहीं. So how do we actually deal with absence of evidence? I don't know. No, I'll think about this. मेरे ख्याल में the space that especially the courts give to the prosecution to rely not on any material evidence or legally recognized evidence, but on social political prejudices, I think says something about the condition of the rule of law in the country. So to answer your question, आजकल भी बहुत स्पेस है for social political prejudices to take the space of evidence quite seamlessly, without being noted, without being acknowledged. ये जो दिल्ली prison rules में वो कह रहे हैं कि extremists, communal fanatics, terrorists will not be given these usual concessions. This is not legal terminology. This is social political prejudices taking the space of legal terminology, and therefore they can't be proved in a court of law because they're not even legal phraseology. So they've taken that space quite seamlessly, and the courts have accepted that. Yeah. So what you're saying is absence of evidence in a court will allow social prejudices to make their way in. Yes. And social political prejudices. Just to make their way in and to stand in for the evidence. Yes. Right? That's what you're Yes. saying. And I'm wondering what it means for a historian for evidence to be absent. तो जैसे for example कई चीज़ों के लिए आर्काइव में कई तरह का एविडेंस होता ही नहीं है. जैसे उदाहरण के लिए मेरा काम क्रांतिकारियों का है, तो क्रांतिकारी के रूप में आर्काइव में कभी नहीं मिलेगा. हाँ, ये मुझे जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे लगा हाँ क्रांतिकारी मिलेगा, पर क्रांतिकारी नहीं मिलता है, क्योंकि क्रांतिकारी का काम है छुपे रहना. वो तब निकल कर आता है जब उसे बम फेंकना होता है या पॉलिटिकल असैसिनेशन करना होता है. तो वो आर्काइव में कैसे मिलेगा, क्योंकि आर्काइव तो सरकार का बनाया हुआ है, राइट. तो दे अपीयर इन द आर्काइव जब वो पकड़ा जाता है या उसके ऊपर ट्रायल चलता है, तो वो आर्काइव में आता है. नहीं तो वो आर्काइव में आता है एज एन एनार्किस्ट, एज अ मिसक्रिएंट, एज अ क्रिमिनल. अगेन लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम है. सिमिलरली वर्किंग क्लास आर्काइव में नहीं आती है, क्योंकि स्टेट उसको नौकर समझती है, ये काम करते हैं, इनके बारे में क्या लिखना. वो आते हैं जब उनको कोई सैलरी देनी होती है. सो लॉट ऑफ स्टफ द आर्काइव विल नेवर हैव, लॉट ऑफ पीपल्स स्टोरीज द आर्काइव विल नेवर हैव. औरतों की कहानी जनरली नेशनल आर्काइव्स में नहीं मिलेगी. वो तब मिलेगी जब किसी ठाकुर ने उसका रेप किया और उसके ऊपर कोर्ट केस चला ठाकुर के ऊपर. तो क्योंकि ठाकुर है तो वो महिला है, अदरवाइज महिला नहीं है आर्काइव में. तो so it's interesting how a historian will deal with absence of evidence, because absence of evidence is about actually absence in the archive and absence in history. तो यहाँ पे एक कुछ लोगों ने इस पे काम किया है, इसके बारे में सोचा है हिस्टोरियंस ने.
तो साइडिया हार्टमैन करके इतिहासकार हैं। हाँ, उन्होंने ब्लैक लेडी हैं, अफ्रीकन अमेरिकन, उन्होंने अपनी मदर की जर्नी अफ्रीका से एज अ स्लेव टू अमेरिकाज उसके बारे में लिखा, लेकिन उस जर्नी का उनके पास ऐसे डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, राइट? सो हाउ डज शी टेल द स्टोरी? सो एंड शी कॉल्स इट, एक इंग्लिश का वर्ड है, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज इट, इट्स कॉल्ड कॉन्फैबुलेशंस। हाँ, वो बहुत सारे सोच के या जो उनके सोमैटिक फीलिंग्स हैं अपने वो, यू नो, सो शी ड्रॉज ऑन दैट एंड यू टू ड्रॉ ऑन लिटरेचर, यू टू ड्रॉ ऑन द इथनोग्राफिक मेथड। तो हिस्टोरियन को अपना मेथड थोड़ा चेंज करना पड़ता है जब एविडेंस नहीं होता। तो आई थिंक दो तरह से, एक तो है कि absence of evidence means that socio-political prejudice can be snuck in through back door. Absence of evidence will be when certain people are not written about. Absence of evidence is also when power doesn't want, the archive doesn't want certain people to appear. तो वो भी वायलेंस करके उसको निकाल देता है। तो आई थिंक जहाँ पे हम एविडेंस की बात करें, एविडेंस का प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, वहाँ एब्सेंस की बात भी सोचने लाइक इज समथिंग वी नीड टू थिंक अबाउट। एक तो ये कि कैरिंग ऑन विद दैट पॉइंट कि जहाँ पर एविडेंस नहीं है, हाउ सोशल पॉलिटिकल प्रेजुडिसेस टेक दैट स्पेस, ये उमर खालिद के केस में जो टेस्टिमनीज हैं, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें बार बार आता है उनके खिलाफ कि they were, it's a strange line to be the testimony. The accusations say that he was providing Muslims with the vocabulary to articulate their grievances. Now, that's a charge. That's a charge. Also, no? He's like dog whistling. so he's at least dog whistling to some unknown entity. Here, he's giving Muslims a vocabulary to articulate their grievances. So not even dog whistling, grievances, articulate their grievances. About Tanha, Asif Iqbal Tanha, they say that he used to go to the mosques and speak to imams and tell imams to also educate the congregation. None of this, by any stretch of the imagination, is an offense. But here there's an absence of evidence, but there's a very implicit presence here, and that presence is the idea of Pakistan. It's never said, but when Muslims mobilize and when Muslims organize politically, that's the center of Pakistan. That's what you're getting at, that they'll again break up the country. This is what they do when they organize. And that's the absent presence in this testimony. Yes, like Throughout. a presence. Throughout, yeah. That is the problem with Muslims articulating their grievances. It will break up the country. It's never said, but that's what it is. And everyone catches on as well. Otherwise, it's a ridiculous thing to say, you know. The other thing also is that, again, when the court is speaking from a particular moral imperative and sifting evidence in a particular way, it also changes how the prosecution and the defense deal with evidence. In Khalid's case now, the defense is not that yes, I was giving them a vocabulary to articulate their grievances, as I should. The defense now is no, I wasn't. I was never doing that. I was never there. The defense in Ali's case is that no, he's the big patriot. No, he really respects everyone. It's not that yes, I had a problem with what you were doing. I was critiquing you. So the nature of evidence is changing because the court that is powerful is at a particular moral imperative. It's sifting evidence in a particular way, making the defense then say ridiculous things, concede a lot, you know, mold the evidence in a particular way. But I also wanted to respond to what you were saying about. I was confused. So when you say archives, you only mean state archives. You don't mean literature or oral histories or because all these marginalities are very much present there. No? It's So I mean traditional archives. What we understand is traditional archives. yeah. So, even these other archives, like oral history or ये सब,
ये अब पिछले कुछ सालों में बहुत यूज होने लगा है। अदरवाइज पीपल कैन स्टिल बी वेरी skeptical about यूजिंग it. Certain kind of people go towards oral histories. Yeah. You know, when the first demolition happened, I forget where it was, the first of these punitive demolitions, one of my very elderly aunts, my relative said, अरे हमारे परदादा का भी घर तोड़ा था अंग्रेजों ने. And then she told me this whole story about how he was a freedom fighter before 1857 actually. और हल चल जाता था घर पे, घर टूटता था घर पे. आजकल बुलडोजर्स चलते हैं, पहले हल चलते थे. And it was a fascinating story of how she remembered it. Yeah. I also remember South African कुछ archives हैं वकीलों की, black lawyers who were debarred for being activists, for sort of protesting. So not prison archives, not trials, but sort of semi-official archives where they're talking about heroism, where they're saying that it's important to be a revolutionary even within law. And yeah, but that's just a random thought. Give 5 minutes to the bell. That वो शुरू हो गया नहीं 5 मिनट में शुरू होगा तो हम लोग रुक जाएंगे. प्रॉब्लम नहीं है. हाँ. Like, थोड़ी Okay. देर के लिए bell होगी. आरती हो गई. हाँ. तो हम लोग बोलते जो ऐड वन पॉइंट एंड देन आप लोग प्लीज, हम लोग ने काफ़ी देर बोल लिया, अब आपकी बारी. तो आखिरी था कि अलग अलग जो इन्होंने सवाल आपका लेते हैं, जो इन्होंने मुद्दा उठाया आर्काइव्स का, तो शायद मैं जो पहले बोल रही थी वो मैं इंस्टीट्यूशनल आर्काइव्स के बारे में बोल रही थी. अब हाल में पिछले 10-15 सालों में ये हुआ है कि इंडिया में भी जब 75 साल हो गए आज़ादी के ना, तो एक आर्काइविंग इम्पल्स शुरू हो गया है. तो कई जगह नए नए आर्काइव्स बन रहे हैं और बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्काइव्स बन रहे हैं. ओरल हिस्ट्री के आर्काइव्स बन रहे हैं, विमेंस हिस्ट्री के आर्काइव्स बन रहे हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट आर्काइव्स बन रहे हैं. नर्मदा बचाओ आंदोलन पूरा ओरल हिस्ट्री आर्काइव बन गया है. 1970 से लेकर अभी तक जैसे जो गे राइट्स के लिए जो लॉयर्स ने काम किया, सम ऑफ द लॉयर्स वो themselves were gay, had started like उनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इकट्ठा करके एक कमरा करके QAMRA आर्काइव बैंगलोर में बना है. वो अनदर आर्काइव ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स वो बना हुआ है. तो बहुत सारे जो बिजनेस हाउसेज हैं वो लोग भी अपने अपने आर्काइव्स बना रहे हैं. तो गोदरेज का बहुत बढ़िया आर्काइव है. अब वो इसलिए है तो गोदरेज का, पर मज़ेदार आर्काइव इसलिए कि पहले इलेक्शन के 1950 के इलेक्शन के सारे बैलेट बॉक्सेस गोदरेज ने बनाए थे. तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो दीज गाइज आर व्हाटएवर वी मे थिंक ऑफ रॉकेट्स, दे आर पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ द पोस्ट colonial history. So that way there are lots of interesting archives coming up, and a sort of an archiving movement across the world where marginalized communities are like coming together. Like I collaborate with this Palestinian scholar, so she's made this archive of the disappeared. कि जो गुम गया है, जो चला गया है, शुरू हो गया. तो हम लोग इतने में क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चन हो पाएगा या रुक जाए? तो आइए, हमारे पास माइक है, एक और है माइक नहीं चलने आएगा. अच्छा, तो आप यहाँ आकर क्यों नहीं सवाल पूछते? आप यहाँ आ जाइए से थोड़ा सा एक्चुअली मुझे आपसे ये पूछना सर, इतिहास लेखन के लिए 2 तरह के स्रोतों का निर्माण किया जाता है. एक साहित्यिक स्रोत होता है, एक पुरातात्विक स्रोत. बीजेपी जो सबसे ज़्यादा यूज करती है वो साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल करती है. जैसे आप छावा पे बात कर रही थी, तो छावा के समय ही गुरु गोविंद सिंह का एक पुस्तक आता है चंडी चरित्र नाम का. ये 1695 में प्रकाशित होता है और उसमें गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के खिलाफ उनका लड़ाई था, उसके खिलाफ बहुत सारा मलैच और असुर और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल किए. ये चीज़ छावा में दिखता है, एक कम्युनिटी के खिलाफ ये चीज़ दिखता है. और बीजेपी जब सबसे ज़्यादा यूज करती है नरेटिव बनाने के लिए साहित्यिक स्रोत का, ये एक्चुअल फैक्ट है. हर जगह हर तरह के सिनेमा साहित्य में सब जगह दिखता है. जैसे अभी धुरंधर की बात दिख रही थी, इसमें एक नया लोगो आया है बलिदान परमो धर्म, जो बलिदान परमो धर्म
पहले था अहिंसा पर होता है ना, गाली बोला करते थे, अब ये बलराम धर्म। मुझे बस आपसे बस सिर्फ इतना पूछना है कि बीजेपी कैसे इस्तेमाल कर रही है सबसे ज़्यादा साहित्यिक स्रोत का, जबकि इसका पूरा ट्रुथ पूरा तात्विक स्रोत के साथ। बस मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो क्यों करते हैं, क्योंकि वो ईजी है। हमारे साहित्य में अगला हमारा सेशन आप जरूर आइएगा, अक्षय मुकुल का सेशन है इसी पर गीता प्रेस पर, कि कैसे साहित्य है, और एक साहित्य भी इसका अपूर्णानंद जी भी अच्छा जवाब दे पाएंगे, पर मैं दे देती हूँ आपकी जगह। कि एक तो है साहित्य जो आप पढ़ते हैं, प्रेमचंद पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, अच्छे जो लेखक हैं आप वो पढ़ते हैं, पर एक है दैनिक साहित्य। फॉर एग्जाम्पल घर में जो गीता रखी है, या घर में जो पंचांग है, और ये कहाँ से छप कर आ रहा है, जो कैलेंडर लगा है घर में, हाँ, तो उसका सर्कुलेशन काफ़ी, मतलब प्रिंट हमारा जो है, तो और लोग उसमें विश्वास करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब इंडिपेंडेंस आए तो एक वो हुआ कि कैलेंडर कौन सा होगा भारत का, इंडिया का, हिंदुस्तान का कैलेंडर कौन सा होगा, क्योंकि इंडिया में 50 कैलेंडर थे, तो एक कैलेंडर कमीशन बनी है। कैलेंडर कमीशन का 19 का कहना था कि हमें विक्रम संवत का कैलेंडर चलाना चाहिए। वाई? बिकॉज विक्रमादित्य वॉज, इवन इफ इट वॉज मिथ, it is something everybody believes in, right? So if you want to understand post-colonial history, not just BJP, you want to understand post-colonial history, तो उसमें ये पैराडॉक्स है, या ये एक कांस्टेंट घर्षण है, एक फ्रिक्शन है between myth and what is myth and what is history, yeah, and it is continuous. So और जो फिक्शन है या लिटरेचर है, वो इन myths पे ज़्यादा ड्रॉ करता है, या हिस्ट्री को भी मैथोलॉजाइज करता है। Right, so in the end, Nehru decided कि we'll go with the Gregorian calendar जो already यूज़ हो रहा था, सरकार यूज़ कर रही थी, and विक्रम संवत, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर एक विक्रम संवत का विक्रमादित्य के लिए बहुत बड़ा सम्मेलन कर दिया, एक पार्टी शार्टी टाइप कैसे कर दिया, तो वो हो गया, वो भी सेटिस्फाई हो गए, बट कैलेंडर पे यही यूज़ हुआ। तो इट इज़ दैट, आई थिंक द थिंग टू अंडरस्टैंड दैट इट्स प्ले ऑफ मिथ, प्ले ऑफ रिलीजियोसिटी, प्ले ऑफ दीज स्टोरीज। तो ये मेरा आंसर है, बाकी शाहरुख अच्छा और बता पाएंगे, और किसी को पूछना है तो वो भी। ये शायद डायरेक्ट जवाब नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, मगर हम भी सोच रहे थे छावा के बारे में, और ये हमने कहा भी था कि छावा की जो फ्रेमिंग है, छावा वर्सेस मुस्लिम और औरंगजेब की है। दूसरी फ्रेमिंग भी हो सकती थी, डिसेंटर ऑफ द इंपीरियल पावर। औरंगजेब इंपीरियल पावर थे, छावा डिसेंट कर रहे हैं, सबऑल्टर्न फ्रेमिंग हो सकती थी, तो वो दूसरे मॉरल इम्पेरेटिव से होती, वो ये कहती, वो डिसेंट को सेलिब्रेट करती, वो रेवोल्यूशन को सेलिब्रेट करती। ये हिंदू अपराइजिंग अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्परर को सेलिब्रेट कर रही है। द मॉरल पर्पस इज इंटायरली डिफरेंट। और हम पूरा वक्त ये कहते आए हैं कि मॉरल पर्पस पर डिपेंड करेगा हाउ यू यूज एविडेंस। तो जो आप कह रहे थे कि साहित्य को, हिस्ट्री को भी किस तरह से यूज करती है, आई विल लिंक इट बैक टू इट्स मॉरल पर्पस ऑफ यूजिंग एनीथिंग अवेलेबल दैट शोज एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ हिंदू किंग एंड सपोजडली अ मुस्लिम इन्वेडर। ये भी हमको जहाँ तक पता है, मैं मे बी रॉन्ग, पूर्वानंद जी बताएंगे, गुरु गोबिंद सिंह ने जफरनामा लिखी थी, which was his sort of response to औरंगजेब। उसमें मेरे ख्याल में इस तरह के मलेक शगे और वो अपशब्द कहीं नहीं थे। It's a beautiful poem called the Zafarnama, which only a scholar and a warrior can write. तो एविडेंस भी है, जो एविडेंस का भी जो इस्तेमाल हुआ है छावा में, वो भी गलत है, वो भी करप्टेड है, राइट? और एक आखिरी बात हम ये सोच रहे थे कि when we talk about Dhurandhar, when we talk about Kashmir Files, when we talk about Kerala Stories, हम कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, वो कहते हैं कि मगर ये तो हुआ था, ये तो फैक्ट है। But then again, I think it's not important if a particular thing is factually correct or not. I think we shouldn't get stuck in that debate. I think the question to ask is, even if it's factually correct, what is your moral imperative in making this film? What is your moral imperative and watching it? Or using this particular piece of fact
this particular literature, say, a historical fact, to make a bigger picture. What is your moral imperative? Why are you participating in it? Sorry, now आप proper जवाब दीजिए. Can I check up your sorry. Hi Shahrukh, I really enjoyed your talk, and in my head I'm still puzzling about this word, moral imperative. They say the present is history making, and many occasions in your talk too, at least which stuck with me, where we are trying to say that history is being written by the powerful. Two cases. One where you spoke about Nalini's case, where you said that murder हो गया, ठीक है, तो अब वो हम टेररिस्ट का केस नहीं है, वो पॉलिटिकल असैसिनेशन है. बट पॉइंट तो ये है ना कि एक आदमी मर गया, ये गलत हुआ, तो लॉ बोलेगा यार ये मर गया, फिर इसको मारना नहीं था, अब तुमको उसकी सजा मिलेगी. पर ये मॉरल इम्पेरेटिव को एस्टैब्लिश करना कि ये पॉलिटिकल असैसिनेशन, ये टेररिज्म है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इवन इन मिस्टर जफर द शाह बहादुर थिंग, राइट, यू सेड दैट ये हाँ पावरफुल इंसान ने बोला कि भाई ये तो गलत है, सोचने की क्या जरूरत है, भाई इसको डालो जेल में, है ना? और why it troubles me, because I see that happening in so many different contexts where the powerful say, this is wrong, and let's just do it this way. So why should we care to establish this moral imperative? That is what I'm puzzling about. I'll clarify. Bahadur Shah Zafar, when I said that, he's saying that I'm declared, and it is so, I was saying that with irony. I'm not endorsing it, I'm saying that with irony. I'm saying that this is how law unfolds, this is how power wields itself. It doesn't always provide you good reasons, or any reason, doesn't give you evidence, but it still manages to ascribe meanings. It still manages to categorize certain actions as good and certain kinds of violence as very bad. Like the story of David, for instance, the David the Stone Pelter. Similarly with Bahadur Shah Zafar, they were speaking power to truth, actually. The prosecutor is speaking power to truth. The other way around, he's saying, I don't even care about what the truth is. This is my truth. This is what my conscience, my maker, my law is saying. So be it. So I'm using moral imperative as a subjective moral imperative, not as my moral imperative, or not as the normative. Why is it important? Yeah, No. Why should we care as a society? Because if you look at the example of the SIR, for instance, it will have consequences that will affect you as a person, that will affect you as an individual. That was the last thing. Why should we even care about evidence? Why should we care about due process? Why not just encounter somebody? Why not just demolish their houses? Why due process? And my answer to that was that what happened to Bahadur Shah Zafar, or what happens to people who get encountered, what happens to people whose houses get demolished, could as well happen to any of us. For as long as we align with power, it won't. But the minute power drops us, for whatever reason, if there is no rule of law, if there is no due process, if power is centralized, completely arbitrary, completely discretionary, then you may be on the wrong side of power one day, right? So that is why we should care about people who are on the wrong side today, but because it could be you, which is a selfish reason. The more normative reason is that it's unfair to whoever power is targeting today. I don't know if that's a convincing answer, but that's how I'm thinking. Yeah, I That is, was just thinking, because then as a society we are so
our responses are so fear in, like, we are acting from a position of fear. No, or justice. Or justice, though, or fairness. I don't know if it's fair. I think it could also be the idea of fairness, the idea of justice, the idea of right and wrong even. And the other thing about terrorism, I think it's important to define terrorism exactly because when the minute you categorize a particular act as a terror act, you're hollowing it of any meaning. You're saying that this happened without context, it happened without reason. That these people are just violent for the sake of being violent. Right? And it's always an act of power. It's always Israel calling Palestinians terrorists. You can see power acting, power in action. And doing nothing or these things, there is complicity in our silence. Our silence, it's not that they're going to come after me, so I need to do it. I'm actually complicit in that oppression. And another way to think about it is to think about the oppressed info society or the marginalized society as the unconscious of the society. That is not visible, but continues to determine the actions of the majority. So I'm just saying we can divide it up like that. What's happening at the margin, what is not visible, like Freudian, this thing is of, okay, the unconscious is always guiding us. So we can think of the underdogs or the people who are, who are at the receiving end of the power, this thing, are the unconscious. Because they're not, and उनके साथ जो होता है वो actually बताता है हमें हमारे बारे में, majority के बारे में. तो हम उनको brutalize करके अपनी soul को भी brutalize कर रहे थे. लेकिन हम उस brutalization को देखते नहीं, हमें वही दिख रहा है, right? But it's yeah, they are being brutalized, but our complicity makes it more like that. Speaking in Delhi, I think a month ago, saying exactly the same thing. She was saying that when institutions or leadership act arbitrarily, they are reflecting a lot of our insecurities in that arbitrariness. So you're insecure, you're fearful of outsiders, you're fearful. That's why you're being arbitrary. That's why they're being arbitrary. And is that what we want of ourselves as a society? Okay, आपकी बारी. नहीं, आप ही इससे बोलिए. बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे बहुत जैसे कि सीखने को और रिफ्लेक्ट करने को मिला. मेरा एक्चुअली 2 प्रश्न हैं. एक है कि आपने जब शबरीमला केस की बात की तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और पब्लिक मॉरलिटी की बात की. तो क्योंकि आपने डेफिनेशंस परिभाषा के ऊपर इतना जोर दी कि इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर टेररिज्म को हमें डिफाइन नहीं किए ढंग से तो कोई भी टेररिस्ट हो सकता. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का जो डेफिनेशन है वो काफ़ी क्लियर है, एक हद तक आप देख सकते हैं. मगर ये पब्लिक मॉरलिटी क्या है, कोई कानूनी कोई परिभाषा है इस चीज़ के लिए? क्योंकि आपने ये भी बात की कि कम्युनिस्ट फैनाटिक टेररिस्ट ये वो जो भी शब्द आपने उसकी कोई डेफिनेशन, माओइस्ट नक्सलाइट डेफिनेशन नहीं है. तो कानून किस तरीके से पब्लिक मॉरलिटी को डिफाइन कर रहा है? क्या कानून ये डिफाइन कर रहा है, सरकार की डेफिनेशन है? तो वो चीज़ क्या है पब्लिक मॉरलिटी? और जब आपने ये चीज़ की बात है कि आपने दिल्ली प्रिजन एक्ट को जैसे कि चैलेंज की कोर्ट में, तो दूसरी बार आपने बोला कि उन्होंने मान ली कि हाँ कोई कमी है इस कानून की इस्तेमाल में. तो फिर अंत में उस इंसान को मिला क्या कॉल करने का मौका, या क्या हुआ इस मामले में? तो बस ये 2 प्रश्न हैं. थैंक यू. दूसरे केस में जब उन्होंने मान ली बात तो उसको इजाज़त मिली. पहले केस में एग्जैक्टली सिमिलर सर्कमस्टांसेस, सेम रूल, सेम, उसको नहीं मिली. और जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है स्टेट के आर्गुमेंट के साथ, कि वो कह रहे हैं कि पब्लिक मोरालिटी शुड बी टेकन इनटू अकाउंट. ये किसी को नहीं मालूम कि पब्लिक मोरालिटी क्या चीज़ है. गवर्नमेंट के पास इसका बहुत आसान जवाब है. गवर्नमेंट कहेगी कि
I have come back with the popular support of the public. So whatever I say is public morality. The government will probably say that I reflect public morality. I am the public. और दूसरा उसको वो लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ रहे हैं. जिस चीज़ से डिसऑर्डर हो, that is against public morality. तो कोई भी बात जो मेजॉरिटी को अच्छी नहीं लगे और जिससे मेजॉरिटी नाराज हो जाए, जिससे लॉ एंड ऑर्डर का खदशा हो, वो पब्लिक morality. So it's way very convenient to the executive. It's also a homogenized notion of public. Instead of publics, because there are several different kinds of public spheres, there's a notion कि एक ही तरह का public है और एक ही तरह सोचते हैं. Because they're linking it to law and order. The implication also is here. law and order. कभी-कभी बबूसम के जनता भी किसी चीज़ को लेके नाराज हो, इसलिए हम देख रहे हैं कि मिल्स में या जो भी स्टील प्लांट्स में जो भी अपराइजिंग या जो भी चैलेंज कर रहे हैं, दैट इज पब्लिक. वो बहुसंख्यक लोग हैं, ऐसा नहीं है कि एक समुदाय के लोग, एक संप्रदाय के लोग. तो फिर ये डेफिनेशन ही सरकारी डेफिनेशन है. हाँ, the state's vision of what public is and what it ought to be doing. Is it time? I think anybody is hungry for samosa or what? Yeah, चाय पी लो. Last question. चलिए एक जना और पूछ लीजिए, फिर समोसा करते हैं. मुझे लगता है तो मैं पूछना चाहती हूँ मैम, आप प्रेजेंट कर रहे थे कानून की ऐतिहासिक प्रक्रिया को भी 18वीं शताब्दी से विशेष तौर पर हम देख रहे थे मैकॉले के बाद के समय से जो भी कानूनी प्रक्रिया रही है, उसमें हमने देखा कि जी उसमें हम देख रहे थे कि हमेशा से औपनिवेशिक शक्ति ने कोशिश की कि कानूनी विधियां जो हैं, कानूनी प्रक्रिया जो है वो सरल से सरल हो. उनका ये प्रयास रहा. इसका कारण हो सकता है कि वो दक्षिण एशियाई के प्रति उनकी नस्लीय भेदभाव वाली भावना हो, या फिर वो अपनी वाइट बर्डन वाली थ्योरी जैसी चीज़ों को लेकर आए हों. लेकिन प्रयास ये रहा था कि कानूनी प्रक्रिया सरल से सरल हो. और अभी भी हम देखते हैं कि सरकारें या फिर जो सत्ता में लोग होते हैं, वे चाहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया सरल हो. लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पास ऐसे केस हैं जो हमें दर्शाता है कि समाज में कानूनी प्रक्रिया की जटिलता किस तरीके से है. एक उमर खालिद या फिर शर्जील इमाम वाले जैसे केस हैं हमारे पास, उसमें हम देखते हैं कि ट्रायल भी नहीं हुए या ट्रायल भी हो गए हैं तो वो प्रक्रिया इतनी लंबी खिंचती जा रही है. इससे आम व्यक्ति के मन में धारणा पैदा होती है कि कानून कितना जटिल हो सकता है एक आम व्यक्ति के लिए या फिर एक विद्यार्थी के लिए भी, क्योंकि वो उस एरिया से भी आते थे, उस क्षेत्र से भी जुड़े थे. उसके अलावा हम देखते हैं बहुत सारे जैसे ऐसे केस हैं जिसमें बाबा बलात्कार के केस में है संलिप्त हैं. जैसे अभी हरियाणा में जब चुनाव थे तो वहाँ पर एक विशेष, मैं शायद नाम लूँ तो वो एक आहत होने वाली भावना सिद्ध हो सकती है. तो इस तरीके के हम केस देखते हैं जिसमें उनको बहुत आसानी से पैरोल मिलता है. तो ये कुछ लोगों को ये दर्शाता है कि कानून उनके लिए कितना सरल हो सकता है या कानूनी प्रक्रिया उनके लिए कितनी सरल हो सकती है. तो अंततः मेरा प्रश्न यही है कि ऊपर से ये प्रयास रहा है कि कानूनी प्रक्रिया सरल हो, लेकिन नीचे तक आते आते वो जटिल हो जाती है. फिर बीच में हम देखते हैं वे लोग जो सत्ता में है या जो सामाजिक शक्तियों पर अपना वर्चस्व रखते हैं, उनके लिए कानूनी प्रक्रिया बहुत सरल है. तो ये कानून किस तरीके से काम कर रहा है आम समाज में, व्यक्तियों के लिए या समूहों के लिए कानून की परिभाषा किस तरीके से बदल जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? दो तीन घंटा और बोलना होगा. मगर आपको ये क्यों लगा कि ऊपर से कानून की प्रक्रिया सरल है? ये क्यों, ये किस बात से आपको लगा? इसलिए कि मेरा ख्याल है कि कंसेप्चुअली लॉ का काम ही है आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को आप उसको ट्रांसलेट कर दीजिएगा. You know, the minute law starts to ascribe meanings, कि ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है, it becomes a tool of power. Conceptually, law is about power. Law सरल नहीं है, और चूंकि conceptually law ये करता है,
तो हमेशा से बिकॉज पावर इज वेरी मच पार्ट ऑफ लॉ। इसकी हम लोगों को लॉ स्कूल में सबसे पहला एग्जाम्पल दिया जाता है कि लॉ सबके लिए इक्वल है। वो कहते हैं कि लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन। तो अगर लॉ ये कहता है कि पार्क के बेंच में रात में कोई सोएगा नहीं, तो जज साहब कहते हैं कि हाँ सबके लिए एक तरफा वो लागू है, मगर पार्क के बेंच पे रात में सोने कौन जाएगा? जिसका घर है, जिसका बिस्तर है, वो तो नहीं जाएगा, जो बेघर है वही जाएगा। So law is actually never equal. Law does not apply equally to people. Law is mediated by class, by caste, by all kinds of marginal positions. Facial neutrality है मगर कभी neutral नहीं है। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये कि procedures भी law के इतने resource intensive हैं। मतलब आप कोर्ट ही अगर जाते हैं, आपको एक अपने पेटिशन की 10 तो कॉपियाँ बनवानी होती हैं, 10 ज़ेरॉक्स कॉपियाँ बनवानी होती हैं, वकील रखना होता है, कोर्ट फीस देनी होती है, तो प्रोसीजरली भी बहुत रिसोर्स इंटेंसिव है, कहीं से बराबर नहीं है। और जो बात कर रहे हैं वो तो फिर ऊपर का आइसिंग ऑन द केक है। वो तो फिर जो करप्शन होता है इंस्टीट्यूशन का वो है। एंड अगेन इट्स ऑलवेज inclined in favor of power. But I don't agree with your premise that the law सरल है। Law बहुत complicated चीज़ है। Law is ओके। तो अब शुक्रिया ज्ञापन मुझे करना है, वोट ऑफ थैंक्स मुझे करना है। सो समझने की शक्ति, हाँ, जो आसान होता है वो ट्रांसलेट करना मुश्किल होता है, मतलब फिर कॉम्प्लेक्स हिंदी का वर्ड कॉग्निटिव एबिलिटी की। पर वो क्या बोलना चाह रही थी? संज्ञानात्मक कहते हैं लेकिन समझ। तो शाहरुख, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे पता है कि टाइम कमिटमेंट है एक तरह का, आप कोर्ट का काम और बीसी और काम और बहुत सारे एकेडमिक्स जो यहाँ फंसे हुए हैं उनको बचाने का काम कर रही हैं। तो थैंक यू फॉर स्पेयरिंग दिस टाइम, रियली इट्स वेरी मीनिंगफुल फॉर अस फॉर यू टू कम। एंड आप लोगों का तो बहुत शुक्रिया, आए और आपने सुना, उससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। जैसे हम इस कार्यक्रम को करते रहें। और TCLP को एज ऑलवेज थैंक यू फॉर कोलैबोरेटिंग विद अस, लेटिंग अस यूज योर स्पेस। एंड जोयता और आपकी पूरी जो टीम है, सब लोग नए हैं तो सबका नाम मुझे अभी याद नहीं हुआ है, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और हमारे लाइब्रेरी की तरफ से आप सबके लिए चाय और समोसे इंतज़ार कर रहे हैं। इससे पहले कि हम समापन की ओर बढ़े, मैं चाहता हूं कि मृदुला मैम आकर शाहरुख मैम को सम्मानित करें। इसके लिए हमें तालियों से स्वागत करना चाहिए। थैंक यू मैम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और अपर्णा मैम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रयास था TCLP और हिस्ट्री फॉर पीस की तरफ से। हम इस तरीके के कार्यक्रम निरंतर आयोजित करते रहते हैं और भविष्य में भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। TCLP द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है जिसकी 3 ब्रांचेज हैं दिल्ली NCR में, जिसमें से 2 ब्रांच दिल्ली में है, एक जहाँ पर अभी आप बैठे हुए हैं और दूसरा खिड़की एक्सटेंशन में, उसका खिड़की विलेज में, उसके अलावा एक सिकंदरपुर में है। हम 17 तारीख को आने वाले अगले फ्राइडे को एक इवेंट कर रहे हैं, एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं। यदि आप में से लोग इसके लिए दिलचस्पी रखते हैं तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं, जिसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी कला में अपनी भागीदारी दिखाना चाहते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। उसके अलावा TCLP एक ऐसा प्रयास है जहाँ जो ये कोशिश करता है कि समाज में इस तरीके के स्थान का निर्माण हो सके जहाँ पर लोग यानी समाज के लोग सामाजिक न्याय का आभास कर सके, उनको महसूस हो सके यहाँ पर एक सामाजिक न्याय की भावना एग्जिस्ट करती है। हम जातिगत भेदभाव के खिलाफ हैं, हम उस मानसिकता के खिलाफ है जो श्रमिकों को शोषित करती है। हम एक समानता का और स्वतंत्रता का वातावरण तैयार करने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध है और
इसी के लिए हम प्रयासरत हैं और रहेंगे। आप लोग यहाँ पर आए और आप लोग ने इतनी बड़ी संख्या में इतने लंबे समय तक हमें सुना, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।